पहले बताओ क्यों आए और जर्मनी ही क्यों आए? इट्स अ वेरी गुड प्लेस और हेवन फॉर इंजीनियर्स। Okay. यहाँ पे बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी, अगर लैंग्वेज आती है तो फिर आपको बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि आप जॉब मिल जाएगी। और कौन कौन सी प्रोग्राम्स हैं, मे बी यू कैन टेल? आप ऑटोमोटिव साइड पे भी जा सकते हैं। Hello, अस्सलाम वालेकुम। Today I'm here with a very special person here who is called हसन भाई। और हसन भाई का मैं आज इंटरव्यू करूंगा बिकॉज हसन भाई इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन और वो जर्मनी आए हुए मास्टर्स करने हैं। किसमें? सिस्टम्स इंजीनियरिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यस, इस मुश्किल वाली डिग्री में मास्टर्स करने आए हैं और मैं आज इनसे पूछूंगा कि ये क्या सोच के मास्टर्स करने आए हैं, किस तरह की डिग्रीज यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर पीपल जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल, किस तरह की यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं और क्या उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट इनटू इट। तो हसन भाई, मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो आपका लोगों को बता दिया, बट प्लीज गिव मी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सो दैट पीपल कैन गेट सम बैकग्राउंड अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम हसन खान है। आई एम फ्रॉम कराची। ओके। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। बैक इन 2015 आई ग्रेजुएटेड। उसके बाद कहाँ से पढ़ा आपने? मैंने नस से पढ़ा है, जो इनका कराची कैंपस है। Okay, very nice. उसके बाद आई वाज वर्किंग एट कॉल्ड हबको, व्हिच इज अ वेरी गुड पावर कंपनी। आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 7 years अप टिल 2022। Okay. और उसमें मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चेंज किए। जैसे इनिशियली मैं ऑपरेशंस और मेंटेनेंस साइड पे था, फिर मैं प्लानिंग में था, फिर मैं बिल्कुल ही डिफरेंट एक फील्ड में चला गया था, सप्लाई चेन और कमर्शियल साइड पे। तो लास्ट मैं वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर था कमर्शियल डिपार्टमेंट में। Cool. और फिर मैंने रिजाइन करके फिर मैं यहाँ पे जर्मनी आ गया। मैंने सोचा कि दोबारा से इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए। ओके, सो आप क्यों आए जर्मनी और पहले बताओ क्यों आए और जर्मनी ही क्यों आए? अच्छा, मैं क्यों आया? सबसे पहली बात तो ये है कि एमबीए और मास्टर्स के दरमियान वे कर रहा था कि क्या बेहतर ऑप्शन है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में यानी काफ़ी लोगों ने बोला कि इट्स बेटर कि आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलना चाहिए डिफरेंट तरीके का। तो फिर मैंने सोचा कि एक्सपोजर के लिए जो है ना जर्मनी आना चाहिए। जर्मनी में क्यों आया? जर्मनी के आने के बहुत सारे अच्छे वैलिड रीजन, बहुत एडवांटेजेस हैं। एक तो ये सबसे पहली चीज़ ये है जो कि कॉमन है कि यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फी नहीं है। ओके, वेरी नाइस। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। आई हैव अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो मेरे लिए जो है ना इतने पैसे जमा करना कि मैं यूएस कनाडा जाऊँ तो वो मुश्किल था। तो जर्मनी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। दूसरा ये है कि जर्मनी इज यू कैन से इट्स अ वेरी गुड प्लेस और हेवन फॉर इंजीनियर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आना चाह रहा हूँ। मेन रीजन That's very nice. How did you choose your degree program? क्योंकि इतनी सारी डिग्रीज होंगी, आई एम वेरी श्योर। मार्क्सबर्ग या ओवीजीयू ही क्यों आया आप? अच्छा, आई थिंक मैंने मेंशन करना भूल गया, मैं ऑटोफोन ग्वेरिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, एमएससी सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग। तो द शॉर्ट फॉर्म फॉर दैट इज ओवीजीयू। तो इनिशियली जब सेफू मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास। मैं एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज अ मिक्स ऑफ टेक्निकल डिग्री एंड यू नो मैनेजमेंट साइड, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया था इंडस्ट्री में ना। तो उसके लिए मैंने कुछ ऑप्शंस वे किए थे। मैंने काफ़ी जगहों पे अप्लाई किए थे। जो मेरा आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि मेरी जीपीए जो है ना, इट वाजंट दैट हाई। कितनी थी आपकी? मेरी जीपीए जो है वो 3.09 थी। काश वो 3.90 होती, लेकिन खैर 3.09 थी। नॉट बैड। हाँ, तो मैंने 6-7 जगहों पे अप्लाई किया था। तो फिर मेरा यहाँ पे हो गया था। फिर आई केम हियर। ओके, और अगर कोई बंदा पाकिस्तान में भी बैठा हुआ है या इंडिया में बैठा है फॉर एग्जांपल, और उसको ये बात पता करनी है कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ सकता हूँ, सो व्हाट ऑप्शंस डू पीपल हैव? आई थिंक रिसर्च के लिए तो आपकी जो बेस्ट साइट है वो डार्ट है। वहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और उसमें इस तरह के फिल्टर्स भी लग जाते हैं कि आपकी ट्यूशन फी किस रेंज में होनी चाहिए, स्टडी प्रोग्राम किस लैंग्वेज में होना चाहिए। तो इस तरह के फिल्टर्स हैं जिससे आप आराम से निकाल सकते हो। उसके अलावा मैंने जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड एक और टूल का यूज़ किया था। एक माई जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के नाम से एक वेबसाइट थी। फॉर सम रीज़न वो मुझे काफ़ी अपील की थी। तो वहाँ से भी मैंने सर्च किया था, तो वहाँ से भी मुझे जो है ना कुछ ऑप्शंस मिले थे। तो दोनों को फिर मैंने देखा था, तो वो काफी सारे उसमें कॉमन ही थे। तो ये 2 टूल्स मैंने इस्तेमाल किए थे। और कौन कौन सी प्रोग्राम्स हैं, मे बी यू कैन टेल इट टू पीपल, और किस तरह के होते हैं फॉर एग्जांपल? अच्छा, मैं जैसे जो है ना बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस तो बहुत तरह के होते हैं। जैसे आप ऑटोमोटिव साइड पे भी जा सकते हो। ऑटोमोटिव साइड पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो तो मैंने बिल्कुल उसको डिसरिगार्ड कर दिया था। ठीक है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था।
बाकी एनर्जी में मुझे नहीं था, क्योंकि एनर्जी एक बहुत पुरानी फील्ड हो गई है, उस साइड में मैं नहीं जाना चाह रहा था। तो मेरा बेसिक एम था कि या तो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कुछ मिक्स मिल जाए या फिर मुझे मैन्युफैक्चरिंग मिल जाए। तो मैंने इन दो कैटेगरीज ऑफ प्रोग्राम्स को मैंने एम किया था। और कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं? अच्छा, इसमें जो सबसे पहला था वो जो मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे था वो TUM टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक का MIM प्रोग्राम है, एंड आई थिंक इट्स द ओनली MIM प्रोग्राम व्हिच इज मेड फॉर इंजीनियर्स इन जर्मनी। तो MIM को मैंने टारगेट किया। का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, मास्टर्स इन मैनेजमेंट। ओके, ठीक है। मास्टर्स इन मैनेजमेंट बहुत जगह पे होता है, लेकिन यूजुअली वो बिजनेस ग्रेजुएट्स के लिए होता है। ये इंजीनियर्स के लिए, ये इंजीनियर्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स के लिए। इसी तरह का एक बिजनेस ग्रेजुएट का भी इनका प्रोग्राम है, लेकिन वो आई थिंक इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, समथिंग लाइक दिस। सही है। तो वो उन्होंने बिजनेस वाले लोगों के लिए बनाया। तो पहला मेरा TUM था, उसके अलावा TU इंगोस्टार्ट है, सॉरी TH इंगोस्टार्ट है, जो कि इंगोस्टार्ट एक शहर है म्यूनिक के करीब। वहाँ पे 2 प्रोग्राम्स है जो जिसमें से एक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट था और एक ग्लोबल फोरसाइट एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, समथिंग लाइक दिस था। तो लेकिन वहाँ का भी मेरिट बहुत हाई था और GPA स्पेशली काफ़ी काउंट होती है, क्योंकि वो जहाँ पे है इंगोस्टार्ट में बेसिकली ऑडी के हेडक्वार्टर्स है। तो ऑडी के हेडक्वार्टर्स है, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना उनको वहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाती है, वहाँ पे उनको जॉब्स मिल जाती है, तो आपको एक ऑडी का एक्सपोजर मिल जाता है। सही, विच इज़ वेरी अपीलिंग फॉर ग्रेजुएट्स, स्पेशली मैकेनिकल ग्रेजुएट्स। तो इसलिए उसका मेरिट बहुत हाई था। उसके अलावा एक साउथ वेस्टफालिया में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने सिस्टम्स इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था। हार्स यूनिवर्सिटी है वर्निगरोडे में, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मैनेजमेंट में। फिर उसके अलावा TU हैम्बर्ग है, वहाँ मैंने अप्लाई करना था, लेकिन मैंने डेडलाइन मिस कर दी। वहाँ पे इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट था। फिर उसके अलावा TU डॉटमंड में मैंने अप्लाई करना था, मेरी GPA रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही थी, और जर्मनी वाले स्पेशली बहुत स्पेसिफिक है अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अगर आप वो नहीं मीट करते वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। सही है। और उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स थी? आइल्स की जर्मनी में वेरी करती हैं, कुछ जगहों पे 6 हैं, कुछ पे 6.5 हैं, कुछ पे 7 है। यहाँ की थोड़ी सी ऑटोफोन ग्वेरिक की थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ की 7 है। मेरा 7.5 ओवरऑल आया था, और तो इसलिए मेरा फिर यहाँ पे आइल्स का इशू नहीं आता। लोगों के पास वैसे एक और ऑप्शन भी होता है, आई एम नॉट श्योर वो ऑटोफोन के लिए वैलिड है या नहीं है, कि जहाँ से आपने बैचलर्स किया ना, अगर वो आपको कोई सर्टिफिकेट दे दें जिसमें लिखा हो कि ही हैज डन हिज बैचलर्स इन इंग्लिश प्रोग्राम, तो फिर जो है आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं आती। लेकिन उसके अंदर एक और चैलेंज आता है कि लोग कहते हैं कि जब आप वीजा के लिए जाते हो तो वो जो वीजा ऑफिसर होता है वो आपको कहता है कि जो है आपने आइल्स नहीं दिया या आइल्स सिखाया। ओके, अब थोड़ा सा हम डिस्कशन चेंज करते हैं, लेट्स गो इनटू स्टडी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो आप मुझे ये बताएं कि करिकुलम वाइज क्या फ़र्क है जो आपने पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग पढ़ी है और आप यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो एक तो मैंने बहुत जेनेरिक डिग्री की थी ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक थोड़ी सी जेनेरिक डिग्री है, उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं जो उसके अंदर से निकलती हैं। आप डिज़ाइनिंग साइड पे जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जा सकते हैं, फिर आप ऑटोमोटिव की साइड पे जा सकते हैं, सप्लाई चेन की भी इवन आप साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन के भी काफ़ी मैकेनिकल ग्रेजुएट्स हैं सप्लाई चेन साइड पे निकलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। तो जो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे मेरी एक बहुत जेनेरिक डिग्री थी, और उसका एक बिल्कुल सब कैटेगरी जो है ना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये एक ब्रॉडर सेंस में अगर देखा जाए तो ये फ़र्क है वहाँ। ओके, और करिकुलम वाइज जो आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो कितने इन डेप्थ हैं, कितने टेक्निकल हैं? जो पाकिस्तान में मैं कोर्सेज कर रहा था उससे अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो जो ये वाली डिग्री है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके अंदर सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, और इसके अंदर जो है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए नहीं रियलाइज करते कि जर्मनी एक्सपेक्ट करता है कि हर इंजीनियर या इवन हर प्रोफेशनल जो है ना वो अपनी डिग्री तो करे लेकिन वो साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी करे। तो मेरे भी प्रोग्राम में जो है ना बहुत सारे हमें ऐसे सॉफ्टवेयर सिखाए जा रहे हैं, बहुत सारी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं या पढ़ रही हैं जो कि मुझे बहुत काम आएंगी, और अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मुझे मार्केट में एक यानी मैं बहुत बैक एंड पे होऊंगा या फिर जो है ना मैं हाई प्रायोरिटी पे नहीं होऊंगा। तो वो चीज़ है कि इधर कुछ इवन आपके सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस और जैसे डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, शायद आपको पता सॉलिड एज है, सॉलिड वर्क्स हैं, तो इस तरह के भी सॉफ्टवेयर जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है यहाँ पे वर्सेस पाकिस्तान? बड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, बट व्हाट वुड यू से टू दिस? हाँ, नहीं देखें, अगर मैं अपनी डिग्री की बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा
कि यहाँ पे काफी सारे जो लोग हैं ना मेरे साथ वो सब कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, व्हाई इज दिस अनफॉर्चुनेट? क्योंकि यू नो द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ शुड बी चेंज। ओके। तो पाकिस्तान में मैं सब कॉन्टिनेंट में पढ़ा था, वहाँ पे सारे ऑब्वियसली एक्सपोजर इंटरनेशनल तरह का नहीं मिला था, तो मैं चाह रहा था या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा मल्टी कल्चरल होगा ना, डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ डिफरेंट थिंकिंग के साथ आएंगे। तो वो चीज़ है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स में ये फर्क है कि यहाँ फर्क नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। ऑलराइट, अब थोड़ा हम टॉपिक चेंज करते हैं, लेट्स गो इनटू जॉब एंड वर्क एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे अगर फॉर एग्जांपल हमें यहाँ जॉब्स करनी हो, 3 तरह की जॉब्स हो सकती हैं, फील्ड की, हीवी जॉब्स और जॉब्स। पहले हम फील्ड की जॉब्स की बात कर लेते हैं। तो किस तरह की फील्ड की जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं? देखिए जो सॉरी मैं एक्सटेंड करूंगा कि और क्या स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड है टू गेट दोस फील्ड जॉब्स? तो सबसे पहला जो आपने वर्किंग स्टूडेंट की बात की है, तो बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स हैं जिसके अंदर आप ऑन साइट भी काम कर सकते हो, आप रिमोट भी काम कर सकते हो, और कुछ ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल पे काम कर सकते हो। आप यानी आपको वहाँ पे भी हफ्ते में लेट से 2 दिन जाना पड़ेगा और आप बाकी टाइम घर पे काम कर सकते हो ना, जहाँ पे भी हो। तो लोग इवन इस तरह के ऑप्शंस पे भी जाते हैं कि लेट से वो मार्केटबर्ग में रह रहे हैं लेकिन जॉब वो बर्लिन में कर रहे हैं। सही है। तो स्टूडेंट जॉब्स के लिए तो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो काफ़ी जगहों पे ये होता है कि आपके पास जो है ना लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है जब जाके आपको मिलती है। स्किल सेट अब वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है जॉब टू जॉब। कुछ जगहों पे आपको एक सर्टेन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, कुछ जगहों पे मैंने ये देखा कि वो कहते हैं कि आपको जर्मन के साथ साथ लेट से जापानीज आनी चाहिए, कोरियन आनी चाहिए। मैंने इस तरह की भी इवन देखे हैं एडवर्टाइजमेंट। सही है। तो वो बहुत वेरी करती है। कुछ जगह पे वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। कुछ जगहों पे वो चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है वो लेट्स से सप्लाई चेन में होना चाहिए। ठीक है, तो वो वैरी करता है। और क्या टूल्स रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल? टूल्स तो सबसे पहला लैंग्वेज है। आपको अगर लैंग्वेज आती है तो फिर आपको बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि आप जॉब मिल जाएगी। बाकी आपको आई थिंक कोई एक सर्टेन सॉफ्टवेयर जो है ना उसके अंदर आपको कमांड होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप किसी डिजाइनिंग कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अगर लेट्स से सॉलिड एज आता है या सॉलिड वर्क्स आता है या कैटिया आता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए क्रूशल होगा। Okay, nice. क्योंकि क्या होता है कि जितने भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है ना इनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा बैकग्राउंड पे सारी चीजें चल रही होती हैं वो मोर लेस जो है ना वो सेम होती है। यानी अगर आपका एक पे हाथ सेट हो गया तो दूसरे का भी आपको 50-60% डाल दिया। तो ये है। SAP भी आपने मेंशन किया था। हाँ, SAP भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में बहुत सारी जगहों पे जो है ना SAP यूज हो रहा है। और SAP जर्मन मेड सिस्टम है। जर्मन मेड सिस्टम है। अगर आपको SAP आता है, उसमें एक्सपीरियंस है या SAP की आपने कोई सर्टिफिकेशन की भी है तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हीवी जॉब्स किस तरह की यहाँ पे और हीवी जॉब्स क्या होती हैं? हीवी जॉब्स बेसिकली जॉब्स ऐसी होती हैं जैसे अगर आप के प्रोफेसर हैं वो किसी रिसर्च पे कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या उन्होंने कोई किसी कंपनी की तरफ से कोई प्रोजेक्ट उठाया हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि उनको अपनी रिसर्च के लिए जो है ना स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। तो वो आप उनके लिए जो है ना रिसर्च वाला काम करते हैं। लेकिन इट्स नॉट जस्ट रिसर्च। आपको कहते हैं ना कि कुछ वैल्यू एडेड काम होते हैं, कुछ नॉन वैल्यू एडेड भी होते हैं। तो मैंने कॉफी ला दो फायदा मेरे, कॉफी ला दो नहीं, ये तो चाय बना दो। नहीं, ये नहीं होता। जर्मन इस मामले में इस तरह नहीं है जो मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन लेट से आपने फोटोकॉपी करने होते हैं या आपने एग्जाम्स में इन्विजिलेशन करनी होती है, तो इस तरह के भी काम होते हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, सॉरी। हाँ, तीसरा आप बता रहे थे। हाँ, डेट्स और जॉब्स फॉर एग्जांपल। तो और जॉब्स किस तरह की अवेलेबल है और लोग कितने पैसे कमा लेते हैं उसमें? अच्छा, ऑड जॉब्स जो है वो जनरली उसके अंदर आपकी जो पे होती है वो मिनिमम होती है। उसकी जो आर्ली रेट है यहाँ पे जो मिनिमम मार्केटबर्ग में चल रहा है वो इट्स अराउंड 13 यूरो। ठीक है। तो ऑड जॉब्स अब डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कंपनीज जो है आपको ज़्यादा घंटे का कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, कुछ आपको फुल टाइम देती हैं, कुछ आपको पार्ट टाइम देती हैं। तो आपको उसके हिसाब से जो है ना अपने वीक में वो डेज डेडिकेट करने होते हैं। लेकिन लेट से अगर आप दिन में 10 से 12 दिन काम करो तो यू मेक अराउंड 1000 यूरो। 1000 यूरो से कमा लेते हैं। कमा लेते हैं। और जो आप कह रहे थे कि जॉब्स किस तरह के, तो यहाँ पे डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं मागडेबर्ग के करीब। जैसे कुछ ब्रेड फैक्ट्रीज हैं, सॉसेज फैक्ट्रीज हैं, कॉफी फैक्ट्रीज हैं, डिलीवरी का भी लोग काम करते हैं। यस, DPD है, DHL है,
फिर Amazon है, स्पेशली जब ये सीजन आता है ना नवंबर दिसंबर का, जब ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, न्यू ईयर, हॉलीडेज, तो उस वक्त बहुत ज्यादा इनको बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह की और जॉब्स हैं यहाँ पे। ओके, सो आई लर्नड अ लॉट from you from this interview, but what did you learn as a person when you came here? क्योंकि आपके पाकिस्तान में पढ़ाई भी की, पाकिस्तान में आपने जॉब भी की, फिर आप यहाँ आ गए एज अ स्टूडेंट वापस अपनी स्टूडेंट लाइफ में. What did you learn as a person? अच्छा, एज अ पर्सन तो सबसे पहली चीज ये है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ा था, ठीक है. और ये गलत बात है कि मैंने वहाँ पे इतने ज्यादा काम नहीं किए जो घर वाले काम होते हैं ना, जैसे खाना बनाना, लॉन्ड्री करना, बर्तन धोना, ये सारे तो ये आके आपको काम करने पड़ते हैं. लेकिन उससे जो अच्छी चीज बंदा सीखता है वो टाइम मैनेजमेंट सीखता है कि आपने पढ़ाई, जॉब और जो भी आपके घर के काम हो गए सारे आपने एक साथ मैनेज करने होते हैं. उसके अलावा आप ये भी कोशिश करते हो मैं दोस्तों के साथ मिलूं, किसी और शहर घूमने जाऊं, यूरोप में हो तो आप पूरा यूरोप घूमो, तो वो सारी चीजें वो मैंने सीखे. दूसरा ये कि जब आप डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो और डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं तो आपको जो है ना काफी आपका दिमाग खुलता है. तो आप ये सोचते हो कि लेट से अगर आप एक चीज को एक सर्टेन एंगल से सोचते हो ना तो आप देखते हो कि लोगों का पर्सपेक्टिव कितना डिफरेंट हो सकता है. तो उससे एक चीज आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर ना बढ़ जाती है और एक्सेप्टेंस बढ़ती है. तो वो एक चीज है, वो चीज है जो बंदा सीखता है. लास्ट क्वेश्चन आई हैव फ्रॉम यू हसन भाई, एंड दैट इज व्हाट टिप्स डू यू हैव फॉर अ पर्सन जो कि पाकिस्तान में बैठ के ये वीडियो देख रहा है, व्हाट वुड यू टेल देम? मैं सबसे पहले तो ये चीज बोलूंगा कि इफ यू वांट टू लर्न ना एंड इफ यू वांट टू ग्रो तो यू हैव टू टेक अ रिस्क. अगर आप ये सोचते रहोगे कि यार मैं पाकिस्तान में तो लेट से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमा रहा हूँ तो मेरा जर्मनी जाके क्या होगा, तो अगर आप ये सोचते रहोगे ना तो यू विल स्टे वेयर यू आर, ठीक है, एंड नथिंग्स गोना चेंज. सो समटाइम्स यू हैव टू टेक अ रिस्क. तो वो मैं कहूँगा कि आपके अंदर जो है ना रिस्क टेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए. दूसरा ये कि जो आपने स्किल सीखनी आने से पहले एक तो आप कोशिश करें आपके पास एटलीस्ट A1 हो, आप थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज सीख लें जर्मनी आने से पहले. दूसरा ये है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं तो दैट विल हेल्प अ लॉट. इवन अगर आप कोई डेटा एनालिसिस का भी टूल सीख सकते हैं ना, पावर BI या टैबलू, तो वो भी इवन जो है वो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले कर सकती है. तो आई थिंक ये मेरा एक मैसेज है. Thanks a lot, Hasan bhai. आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा. I learned a lot. And I hope these guys also learned something from this video. If you guys like this video, definitely do share it with your loved ones and also जिन लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा. And yes, I will see you in the next one. Bye.